अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ऋतुपर्ण जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित अन्य रचनाकार और सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों, मित्रों, जब पहली बार यह विषय मुझे बताया गया साहित्य के मुँह से कि मेरा सृजन मेरा संसार या मेरी रचना मेरा संसार पर कुछ कहना है, तो ऐसा ही लगा कि दरअसल बराबर अपनी रचना पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। हालांकि पूरी पूरी किताबें बन जाती हैं, हम लोग सब लोग कुछ न कुछ कह भी लेते हैं, लेकिन यह ठीक ठीक कह पाना बराबर मुश्किल होता है कि हम क्या रचते हैं, कैसे रचते हैं, क्या हो क्यों रचते हैं ये बताना तो मुझे आसान होता है, लेकिन कैसे रचते हैं कि प्रक्रिया मुश्किल होती है। हमारी अपनी जो परंपरा है, काव्य शास्त्रीय परंपरा है भारत की, संस्कृत की, उसमें कवि को प्रजापति कहा गया है, यानी कि वो एक समानांतर सृष्टि की रचना करता है। जो एक सृष्टि है उस सृष्टि के समानांतर एक सृष्टि रचता है। इस दृष्टि से देखें तो मेरा सृजन मेरा संसार तो बनता है कि मैं हूँ, लेकिन मैंने एक और सृष्टि रची है। और वह सृष्टि कैसे रची, आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें मैं कवि हुआ। कुछ और भी हो सकता था, नौकरी के लिए तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसके अलावा मैं कोई और कारीगर हो सकता था, शिल्पकार हो सकता था, संगीतकार हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं हुआ कवि। क्यों हुआ कवि? और एक कवि के भीतर जो उदारता होनी चाहिए, जो एक समावेशी प्रवृत्ति होनी चाहिए, कवि के भीतर एक समदर्शी दृष्टि होनी चाहिए, वह उसे कहाँ से अर्जित हुई, यह एक बड़ा सवाल बराबर रहा मेरे सामने। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे निश्चित तौर पर अपने बचपन में जाना होता है। एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ पढ़ाई लिखाई और किसानी समानांतर चीज़ें। मेरे नाना, मेरी माँ इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो ननिहाल में मेरा कहना चाहिए कि लगभग बचपन का सारा वक्त ननिहाल में बीता। मेरे नाना पढ़े लिखे किसान थे, उन्होंने नौकरी नहीं की। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। मेरे घर में उस दौर की लगभग सभी बड़ी पत्रिकाएं आती थीं, धर्मयोग, सारिका, जो पॉपुलर जिन्हें मैगजीन आप कहते हैं। पिता गांधीवादी थे, लेकिन दिनमान और रविवार जैसी पत्रिकाएं आती थीं जिनका मूल मंतव्य लोहियावादी था, जो समाजवादी दृष्टिकोण से सोचने वाली पत्रिकाएं थीं, रविवार, दिनमान जैसी। गांधीवादी पिता, तो हम मेरे घर, यानी कि कोई विरोध नहीं था कि हम फला विचार के हैं तो दूसरे विचार की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। एक ऐसे परिवेश में मैं बड़ा हुआ जहाँ पर लगभग सभी मनुष्य धर्मी विचारों के लिए स्पेस था, सभी मनुष्य धर्मी विचारों के लिए जगह जहाँ सुनिश्चित थी। ऐसे परिवेश में मैं बड़ा हुआ। अपने घर में मैंने उस दौर के लगभग सभी बड़े विचारकों की किताबें देखीं, पढ़ने का भी अवसर मिला। तो मैं कहना यह चाहता था कि एक ऐसे परिवेश में एक तरफ लहलहाते खेत थे, किसानी थी, नाना थे जो मानस के मर्मज्ञ थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मानस पढ़ते थे और मानस की जो व्याख्या करते थे। अब मैं इतने दिनों बाद जब साहित्य पढ़ाता हूँ, साहित्य का प्रोफेसर हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि नाना जिस तरह उसका भाष्य करते थे, व्याख्या करते थे, वह बिल्कुल साहित्यिक किस्म की चीज़ थी। उसको आप सिर्फ धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते, तो उसका एक एस्पेक्ट है धर्म, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ थी जो नाना करते थे। महाभारत, पहली बार रामचरितमानस और महाभारत जो कृतियाँ हैं वो मैंने अपने घर में नाना के द्वारा मैंने उनका पाठ सुना। और इस बीच कहीं मेरे मन में ये बात आई कि कवि होना चाहिए। लोकगीत, मैं भोजपुरी लोक से आता हूँ, लोकगीत मैं सुनता था, अपने घर में भी सुनता था। जो मजदूर खेतों में काम करते थे उनका जो श्रम के जो उनके गीत थे वह भी सुनता था। और मेरी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है सोन चिरई, एक तरह मेरी पहचान के साथ जुड़ी हुई, वह तो एक सोहर पर ही केंद्रित कविता है। सासु मोरी कहेली बंझनिया ननद ब्रजवासिन हो, मैया जिनके मैं बारी बियाही उहे घर निकारे। यह बचपन से ये गीत मुझे हांट करता था, और जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तब जा कर के इस कविता ने आकार लिया। यानी कि लगभग कहना चाहिए 7-8 वर्ष की उम्र, जब आदमी कुछ समझने लायक होता है बच्चा, तब से लेकर और 20-21 वर्ष की उम्र तक ये मेरे भीतर ये लोकगीत
कहीं न कहीं गूंजता रहता था और स्त्री की त्रासदी गूंजती रहती थी। जो तमाम संदर्भ हैं उस कविता के मैं अगर अवसर मिला तो पाठ करूँगा। तो ऐसे परिवेश में मेरे कवि का जन्म हुआ। उन लोक गीतों को सुनकर लगता था उनके कवि का पता नहीं था कि किसने रचा होगा, लेकिन वो लोकगीत सम्मोहित करते थे। वो श्रम के गीत, वो विवाह के गीत, वो तमाम प्रसंगों पर आए गीत सम्मोहित करते थे और लगता था कि क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए, जो हमारे समान धर्मा, हमारे अपने समय के लोगों के काम आए। कहीं ना कहीं ऐसे ही परिवेश में मेरी पहली कविता का जन्म हुआ या हुआ होगा। बारिश के दिन थे जिसमें मैंने वो कविता पहली लिखी थी। अब तो अनुपलब्ध है मेरे पास, पहली प्रकाशित कविता ज़रूर मेरे पास है, लेकिन वो पहली कविता जो लिखी थी मैंने बारिश में, तमाम जो खरपतवार उगाते हैं उनको ध्यान में रख कर, तो निवेदन मैं ये कर रहा था कि एक जो घर का पूरा परिवेश था, जो मेरा लोक था, जो घर के भीतर तमाम राजनीतिक दृष्टियों के लिए बहुत उदार दृष्टि थी, मेरे घर में एक इज्जत थी, उन सब के बीच कहीं मेरे मानस का निर्माण हुआ, मेरे कवि मानस का भी निर्माण हुआ। और वहाँ से मेरी रचनाओं ने देखा। मैं कई बार मैंने लिखा भी था, जब मुझे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था तो मैंने कहा भी था, और फिर कवि ने कहा, जो संग्रह प्रतिनिधि कविताओं का था उसमें भी कहा था कि मैं किसी कवि की रचना और किसान के श्रम दोनों को बराबर मानता हूँ। मुझे बराबर लगता है कि किसान का श्रम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कवि का। अगर रोटी नहीं होगी तो कविता कैसे होगी, और अगर कविता नहीं होगी तो रोटी बनने का जो पूरा श्रम सौंदर्य है वह लोगों को कैसे पता चलेगा। इसे तो रूटीन चीज़ मान लेंगे लोग। वह कविता है जो बताती है कि रोटी, किसान का जो पूरा श्रम है, एक स्त्री का, परिवार का जो पूरा श्रम है, तब रोटी कहीं मुख तक पहुंचती है, आपके मुंह तक आती है। तो ये कविता और किसानी का जो एक संबंध है उसमें, और मुझे सिर्फ किसानी क्यों, मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी काम कमतर नहीं है, हर काम का उतना ही महत्व है। हम कवि हुए, हम जैसे तमाम लोग कवि हुए, ये हमारा अपना हिस्सा था, हमारी अपनी परिस्थितियों ने हमें बनाया। आप चाहें तो कह सकते हैं कि कवि जन्म भी लेता है, लेकिन सिर्फ जन्म लेने से कोई कवि नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियाँ, आपकी आबो हवा, तमाम चीज़ें मिलकर आपको बढ़ती हैं और उसमें आप कवि बनते हैं। ज़रूर जाऊंगा कलकत्ता जैसी कविता जिस पर मुझे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, वो मिर्ज़ा गालिब की कलकत्ता यात्रा को केंद्र में रख कर लिखी गई कविता, जो अपने वजीफे के लिए वो गए थे वहाँ पर, उसको केंद्र में रख करके वो कविता लिखी गई। निश्चित तौर पर इसमें इतिहास भी था, इसमें एक बड़े कवि के प्रति मेरी श्रद्धा भी थी, और जो तमाम परिस्थितियाँ जिनमें एक कवि, वो जटिल परिस्थितियाँ जिनमें एक कवि जीवन जीता है और उसके बाद वह अशार कहता है, वह शेर कहता है जिसे हम अपने सिरहाने रख लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब को सुनते हैं, जगजीत सिंह की आवाज़ में, गुलाम अली की आवाज़ में, तमाम लोगों की आवाज़ में, मेहदी हसन की आवाज़ में सुनते हैं, सिरहाने उनका दीवान भी रखते हैं। लेकिन यह जानना तो होता है कि जो सृजन का क्षण था, जिन परिस्थितियों में वो कवि गया, वो क्या, तुलसीदास हमारे सिरहाने हैं, लेकिन तुलसीदास का जो संघर्ष था सृजन का, वह जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि यह टॉपिक इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि एक कवि से ये पूछा ही जाना चाहिए कि उसका सृजन, उसका संसार है क्या, किस तरह वह बना। कुछ और चीज़ें मैं और मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि मेरी कविताओं में मेरा पता मौजूद है। अगर मुझे लगता है कि हर अच्छे कवि की कविताओं में उसका पता मौजूद होना चाहिए। अगर किसी की कविता में उसका पता मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि वो छद्म कर रहा है। उसे कविता लिखने की कला आ गई, लेकिन वो कवि नहीं हुआ। कविता लिखने की कला अर्जित करना और कवि होना दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। किसी किसी में दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, कहीं कहीं यह फाँक भी दिखाई दे सकती है। तो यह चीज़ भी हमें देखना चाहिए। और मेरी कविताओं में मेरा अपना जो जीवन है वह उपस्थित है, मेरा अपना जो संसार है उपस्थित है, मेरा लोक उपस्थित है।
लेकिन एक दुख की बात जरूर है कि तमाम कवि, तमाम रचनाकार अक्सर उस लोक को भूल जाते हैं जहाँ वो जन्मते हैं, जहाँ से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो अर्जित करते हैं। एक तरह से नाभिनाल संबंध जहाँ से उनका होता है, वो उसे भूल जाते हैं। उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो किसी भी समय आप कैसे बता पाएंगे अपनी जो पहचान है, जो अपनी रूप, अपनी जो जड़ें हैं, उनके बारे में कैसे बात कर पाएंगे। और बिना जड़ के कोई वृक्ष कैसे बनेगा, कोई कवि कैसे हो सकता है वायवीय होकर। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि जो स्थानीय है उसकी ही वैश्विकता विश्वसनीय है। जो स्थानीय नहीं है उसकी वैश्विकता विश्वसनीय नहीं हो सकती। जो जन्म लेते ही वैश्विक हो गया, इसका मतलब उसका कोई आधार नहीं, कहीं वो है नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सिर्फ विचारों से और तमाम बाहरी चीज़ों से उसने अपना एक संसार रच लिया है। रचना बहुत ज़रूरी है। अपना संसार अगर आप नहीं रच सकते, जहाँ से आप निकल कर आते हैं, अगर उसके साथ आपका तादाद में नहीं है, तो रचना निश्चित तौर पर अविश्वसनीय होगी। मैं आदरणीय ऋतुपर्ण जी ने कहा था कि मैं कुछ कविताएं भी सुनाऊं। सबसे पहले मैं सोन चिरई ही सुनाता हूं आपको। उसके बाद अगर कोई समय बचा तो कुछ और सुनाऊंगा। आप लोगों को कह रहा था कि एक सोहर बचपन का है कि सासू मोरी कहेली बंजनिया, जिसका जिक्र मैंने किया। तो ये कविता एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो फूल खिलते थे, वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं, और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासन, सास कहने लगी बाँझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी, तो मैं भी बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती, वहां से सांप की भाभी के पास पहुंची। भाभी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घराई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बात क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाँझ हो जाएगी। अब सोन चिरई क्या करती, अब सोन चिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम्ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊँ तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है,
लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर प्यास से बेहाल एक युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देखा, सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बाँझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। मित्रों, मैं कहना यह चाहता था कि जिस संसार से मैं आया, जिस लोक से मैं आया, उस लोक ने अगर मुझे यह नहीं दिया होता तो मेरी पहचान के साथ जुड़ी यह कविता संभव नहीं थी। मेरे लोक ने मुझे रचा, फिर मैंने इन कविताओं को रचा। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में इस तरह जुड़ी होती हैं कि उन्हें अलगा कर बता पाना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। सृजन का कोई एक क्षण नहीं होता। मैंने कहा कि 15-18 वर्ष यह कविता मेरे भीतर गूंजती रही, 15-17 वर्ष, फिर जाकर इसने आकार लिया। बिल्कुल नया नया कहना चाहिए, टीनेज पार किया था या युवा हो रहा था जब ये कविता संभव हुई। वो वैचारिकी जो पिता माता नाना की उपस्थिति में मैंने अर्जित की थी, उदारता विचारों की, जिसमें मैं सिर्फ पितृसत्ता के बारे में नहीं सोच सकता था, जिसमें मैं स्त्री के बारे में सोच सकता था, स्त्री के संघर्ष के बारे में सोच सकता था, उसने इस कविता को संभव किया। शायद अगर वो परिवेश नहीं मिलता, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, वे लोग नहीं मिलते तो ये कविता संभव नहीं। इस तरह की बहुत सारी मेरी कविताएं संभव नहीं। एक बहादुर के नेपाल लौटने पर मेरी एक कविता थी जो एक दौर में चर्चित हुई। वो सब मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मूल रूप से गोरखपुर आसपास, नेपाल के पास है, और वहाँ पर नेपाल के लोग बड़ी संख्या में, दिल्ली में भी आप देखते हैं, मैंने उनका संघर्ष बहुत करीब से देखा। फिर वो कविता, उस कविता ने आकार लिया, मैं उनसे बात करता था, मिलता था, जुलता था, तो जो कहना चाहिए कि मेरा सृजन मेरा संसार या मेरी रचना मेरा संसार है। मेरा जो सृजन है वह मेरे संसार से अलग नहीं है, और जो मेरा संसार है वो मेरे सृजन से अलग नहीं है। अगर कहीं फांक है तो इसका मतलब कहीं दिक्कत है, कहीं कोई दुविधा है। एक आध कविताएं और सुनाऊँ या बंद करूँ? प्रसंग बस मुझे याद आया कि राय प्रवीण के बारे में आप सब जानते हैं। राय प्रवीण केशव की कविताओं में, केशवदास, महाकवि केशवदास की कविताओं में आती। वो ओरछा की राजनर्तकी थी। जब मैं झांसी में अध्यापन कर रहा था, वहाँ मैं प्राध्यापक था, तो बिल्कुल बगल में है ओरछा, और मैं अक्सर जाता था वहाँ पर। और मैं राय प्रवीण महल जिसको कहते हैं, जो हवेली जो थी, वहाँ भी जाता था, देखता था। राय प्रवीण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। फिर मैंने राय प्रवीण पर भी एक कविता, राय प्रवीण पर कविता लिखी, और मैंने ये देखने की कोशिश की उस कविता में कि उस राजशाही के भीतर उस जो कलावंत राय प्रवीण थी, उसका मन कैसा रहा होगा। उस कविता में जाहिर है कि वो मेरी अपनी कल्पना है, मेरी अपनी दृष्टि जो मैंने स्त्रियों के बारे में अर्जित की। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। मैं एक प्रेम कविता के साथ मुझे लगता है कि समाप्त करूं। हालांकि एक गुर्रा नदी कविता है, लेकिन उसमें बहुत भोजपुरी के शब्द आएंगे, वो शायद मुश्किल जैसा मामला होगा। तो मैं सोच ये रहा था कि बस एक प्रेम कविता आप लोगों को सुनाता हूं, और प्रेम कविता के साथ बंद करता हूं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि प्रेम कविताओं में कवि सबसे अधिक पहचाना जा सकता है। अगर उसकी विश्वसनीय प्रेम कविताएं हैं तो वहाँ उसकी पहचान सबसे अधिक होती है। चुटकी भर में, बहुत पहले की कविता है ये। बहुत आसान है एक दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चले जाओ।
संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां, बटोरो न बटोरो चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती। जहां भी करोगे विश्राम बैठकर, वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है, मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है, मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। बहुत आभार आप लोगों का सुनने के लिए, बुलाने के लिए। शुक्रिया।